साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी जी। आजमगढ़ में हम बैठ के बात कर रहे हैं। आर.बी. त्रिपाठी यानी हड्डी हॉस्पिटल मतलब आर.बी. त्रिपाठी जी। इस दोनों पर्याय के तौर पे आर.बी. त्रिपाठी जी ने अपने आप को कैसे मजबूत किया और एक ऐसे समाज के सेवक के तौर पे अपनी भूमिका निभाई। आज ऐसी लगातार 3 दशक से पारी खेल रहे हैं। आज इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे खुद त्रिपाठी जी की जुबानी। त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हॉस्पिटल कहाँ है और इसकी शुरुआत क्या हुई, कैसे हुई? 80 के दशक में स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज जो थी जी ऑर्थोपेडिक्स रोग, जो हड्डी के रोग हुआ करते थे जी इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे जी। ऑर्थोपेडिक सेंटर खोलना, हड्डी का इलाज करना अपने में एक टेढ़ी खीर हुआ करता था, क्योंकि उस दशक में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते थे जो कि हर व्यक्ति फुलफिल नहीं कर पाता था जी। और ये प्राय इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट होते थे इसके। मतलब जहाँ तक मुझे नॉलेज है, बनारस में 1-2 हड्डी के हॉस्पिटल थे, आजमगढ़ में कोई हड्डी का हॉस्पिटल नहीं था। और हड्डी हॉस्पिटल कोई पहले हुआ ही नहीं करता था। हड्डी एक बहुत देहाती शब्द है। ये शब्द मैं समझता हूँ मैंने इन्वेंट किया है कि ऐसा शब्द प्रयोग करो जो कि गांव का जो निवासी है वो भी समझ सके कि हड्डी का मतलब क्या होता है जी। और वो इस नाम से अपने रोग को समझे और आवे डॉक्टर के पास। तो उसके तहत मैं बनारस छोड़ करके, मेरी जो पूरी मेडिकल एजुकेशन जो है बनारस से पूरा हुई है, MBBS MS, और पूर्ण रूप से सेवा भाव से मैं आजमगढ़ में आया था जी। एक तो यहाँ कोई इस तरह का सेंटर नहीं था, दूसरा एक सेवा करने का उन्माद था मेरे अंदर जी। क्योंकि मेरे साथ जो भी घटनाएं हुई हैं वो कंडीशनल्स हुई हैं। जब मैं बिगनिंग में पढ़ता था तो मेरे एक बड़े भाई थे, उनकी डेथ हो गई। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब कोई यहाँ डॉक्टर हुआ होता तो भैया शायद बच गए होते। इस भाव से मैं यहाँ आया था। इस जगह आजमगढ़ की बहुत इंटीरियर जगह मानी जाती थी, तो मैंने अपनी क्लिनिक भी गांव में खोली यहाँ आकर के। ये गांव था पहले जी। न कि शहर। और पूरे शुरू से मेरे अंदर जो भाव था, सेवा का भाव था। हर गरीब जो पैसे के भाव में अपना इलाज नहीं कर सकता था, मुझे मंजूर नहीं था। उसका इलाज होना चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए। मनी वाज सेकेंडरी, सेवा सर्विसेज वाज फर्स्ट। और ये तो बात हो गई कि रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा है। ऐसी स्थिति में सेवा भाव आज में के वक्त में पर्याय है कि लोग 50-60 साल के हो जाते हैं तो सेवा करने जाते हैं। आपने नई उम्र में जीवन का शुरुआत ही सेवा भाव से किया। ये कैसे वो सरवाइव कर पाना तो बड़ा भारी। बाबूजी तो रोज धमकाते रहे होंगे कि आपने ऐसा काम पकड़ा जिसमें सेवा ज़्यादा है। मेरी ज़रूरतें बहुत कम हुआ करती थीं जी। और जब ज़रूरतें कम होती हैं तो रिक्वायरमेंट अपने आप कम हो जाती है जी। उसको फुलफिल करने के लिए। तो मैं एक ग्रामीण मूल से हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो मुझे जो नंगे रह के जिया हो, सूखी रोटी खा के जीवन यापन किया हो, तो कम से कम यहाँ आके तो कुछ भी सेवा करने से ईश्वर या उस सेवा का फल, रोटी तो 2 रोटी तो मिल ही जाती है। इस कदर सेवा में लीन हुए कि आज बेटे और बहू भी डॉक्टर हैं और अपने ही हॉस्पिटल में हैं। ऑफ कोर्स। उनको आपने जोड़ा, प्रेशर बनाया या खुद ब खुद आपके सेवा भाव को देखते हुए आपके साथ लग पड़े? नहीं, वो मेरी सर्विसेज को देखते हुए मेरे साथ लग गए। मेरा एक बेटा प्रोफेसर है टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनारस में जी। वो बिल्कुल मतलब उसकी सोच आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे, क्या इस समय ऐसे भी लोग होते हैं। उसकी बीवी जो है वो न्यूरोसर्जन प्रोफेसर है BHU में जी। वो दोनों भी इस भाव से जीते हैं और सेवा करते हैं। ये जो मेरा छोटा बेटा है मनीष जी, उसकी बीवी, दोनों इसी भाव से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और दे आर वर्किंग वेल। चैलेंज क्या
आपको व्यक्तिगत तौर से झेलने को मिले, तब 30 दशक की यात्रा पूरी करते हुए जनरेशन चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, इस देश के साथ पूरे दुनिया की मानसिकता भी बदल रही है। मैं कभी चैलेंज, जो भी समस्याएं प्रॉब्लम्स आती थी जी उनको मैं चैलेंज के रूप में नहीं लिया, कभी उनको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। जी उसको मैंने अपने अवसर के रूप में कन्वर्ट किया। और ये सिद्धांत मैंने, मुझे कल क्या करना मैं आज नहीं सोचता था, जी आज करो कल देखा जाएगा। लेकिन जो भी सामने चैलेंजेज आते थे जी उसको मैं बड़े आसानी से अपना एक समझता था कि मेरे लिए अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए। इसके तहत मैंने शिक्षा और चिकित्सा दोनों क्षेत्र में काम किया है। अब ये हॉस्पिटल स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स सेंटर ही है। जी इंडिया में जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती हैं वो सारी सर्जरी हम लोग यहाँ करते हैं। एवरेज हम लोग 15 से 20 सर्जरी रोज़ करते हैं ऑर्थोपेडिक्स की। उसमें सारे रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी, माइक्रो होल सर्जरी, एक्सटेंसिव सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ये सभी सर्जरी हमारे यहाँ की जाती हैं। और अभी 150 बेड हॉस्पिटल है और इसमें हम लोगों ने और भी स्पेशलिटी जोड़ी है, लाइक गायनिक, न्यूरो सर्जरी, ICU केयर, IVF अभी हम लोगों ने शुरू किया, 1 साल हो गया। और हाँ, ऑल स्पेशलिटी आर डूइंग वेल। इस उम्र में लगातार आज ही हमने देखा है, बड़ी मुश्किल से आपसे ये हमने समय लिया है, कुछ पेशेंट्स अभी शायद बाकी भी हों जिनको देखना है। ऐसी स्थिति में 100-200 पेशेंट लगातार, आपको कई बार इरिटेशन नहीं होता? नहीं, कभी। मेरी एज करीब 65 हो गई जी। मैं अपने मरीजों के नारायण के भाव से देखता हूँ। ये मेरे नारायण हैं, अब मेरे लिए प्रसाद लेके आते हैं, तो मुझे कभी उनसे इरिटेशन नहीं होता और मैं उनके नारायण के रूप में उनकी सेवा करता हूँ। यदि आपकी मनसा साफ है, इच्छा शक्ति दृढ़ है और मुखौटा नहीं है, जो आप और अंदर है वो बाहर है, जी। तो आई डोंट थिंक कि आपके जीवन में कोई समस्या आएगी। आगे की योजनाओं में क्या शामिल है? हॉस्पिटल में नया कुछ क्या होना है? जैसे एक यात्रा रही, उस यात्रा में आपने IVF सेंटर भी जोड़ा है, अभी गायनों पे भी काम कर रहे हैं लगातार। आगे मैं एक पैलिएटिव सेंटर खोलना चाहता हूँ जी। वेरी सून, विद इन ईयर मैं इसको एक रूप दे दूँगा। पैलिएटिव सेंटर मीन्स टर्मिनल सेंटर्स, ऐसे नेगलेक्टेड मरीज़ जिनके परिवार की एफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो गई है जी, उनको दवा का, उनका रोटी भी देने के लिए वो सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों का मैं एज होमी ट्रीटमेंट मैं उनको अपने साथ रखूँगा और उनकी सारी फैसिलिटी, दवा और एक परिवार सा माहौल बनाने की कोशिश होगी कि लोग अपने एक परिवार में रह रहे हैं, उनको उनके साथ उनकी इच्छा अनुसार बना हुआ भोजन, उनको उनकी इच्छा अनुसार उनके कपड़े, उनके रिक्रिएशन और उनको दवा। और जब उनके अंतिम समय उनके शरीर छूट जाती है तो उनको अंतिम जो संस्कार है वो भी उसमें सम्मिलित है। ये मेरा इरादा है करने का। ये समाज के लिए बेमिसाल पहल होगी। शिक्षा में भी कुछ कदम बढ़ाया और एक विद्यालय बनाया है। मैं एक गरीब परिवार से बढ़ा पला हूँ, मेरे लिए शिक्षा समस्या हुआ करती थी। अब जो है, तब तो कुछ वैल्यूज थे, शिक्षण संस्थाएं चलती थीं। अब जो शिक्षण संस्थाओं का बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन हो गया। मैं देखता हूं कि जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्डिंग और शिक्षक दो मिलेंगे, शिक्षार्थी नहीं मिल रहे हैं। तो इस माहौल में मैंने एक विद्यालय यहाँ आजमगढ़ के, जो आजमगढ़ जिला जाना जाता है, पंडित राहुल सांकृत्यायन जी, उनके नाम से मैंने एक सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी के अंदर मैंने एक विद्यालय खोला। पहले यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त था, अभी स्विच ओवर होकर के CBSE बोर्ड में चला गया है। तो हम उसमें सारे बच्चों को कवर करते हैं, गरीब से लेकर के मिडिल क्लास की फैमिली तक। ये विद्यालय कहाँ है आजमगढ़ में? ये आजमगढ़ में सिटी में है और उसकी स्ट्रेंथ करीब 1500 के आसपास है। जो विद्यालय से हमको कुछ पैसे मिलते हैं जी, उससे मैं उसके और भी विद्यालयों को मतलब स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। उसके तहत मैंने एक नर्सिंग कॉलेज खोला यहाँ पे। वो आज जितनी भी विधाएँ हैं जी, ENM, GNM, BSc, पोस्ट BSc, MSc, वो सारे कोर्सेज चलते हैं।
और साथ ही में एक बी फार्मा, डी फार्मा और भी शिक्षण संस्थाएं लाइक BTC, B.Ed और महिला महाविद्यालय, ये सभी संस्थाएं इससे जुड़ी हैं। प्लेसमेंट की क्या सिचुएशन है आपके यहाँ से जब पास आउट हैं? जैसे नर्सिंग की बात आपने किया, वहाँ से जो पास करके निकल रहे हैं लोग, वो आपके यहाँ हॉस्पिटल में भी कुछ लोग सेवा दे रहे हैं? हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं और हमारे यहाँ जो बच्चे पास आउट होते हैं एटलीस्ट नर्सिंग से जी, हमारे यहाँ एकेडमिक हब बहुत अच्छा है। उनका जो शिक्षण स्तर है शिक्षा का बहुत ऊंचा होता है। तो हम देखते हैं मोस्टली बच्चे आजकल गवर्नमेंट जॉब बहुत मिल जा रहे हैं, तो करीब करीब 80 से 90% हमारे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में चले जा रहे हैं। नए युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जबकि वो एक चैलेंज के थ्रू जीवन जी रहे हैं? नए युवाओं को जो मेरी फीलिंग है, क्योंकि जो जनरेशन गैप हो रहा है, चश्मा हमको अपना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो मेरी सोच है कि नए युवा को भी अपने पेरेंट्स के पास टीवी और मोबाइल से दूर हो करके अपने पेरेंट्स के पास बैठना होगा, उनके शरण में, उनके चरणों के पास होना होगा, तभी उनका डेवलपमेंट, उनका समुचित विकास हो पाएगा। उनको एक संस्कारवान इंसान बनने के लिए अनुभव की ज़रूरत है। वो अनुभव सिर्फ पेरेंट्स ही दे सकते हैं और उनके जीवन में उनका होना, उनके पास रहना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे वो आपके लिए क्या फ्रूटफुल हैं, कितने फ्रूटफुल हैं। डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल का, नर्सिंग हॉस्पिटल का, इंस्टीट्यूट का, स्कूल का, सारा कुछ डॉक्टर साहब से संपर्क करने का सीधा संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप उनकी सेवा, निस्वार्थ सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे कंटेंट के साथ, बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।